Afternoon students, myself Mohit Mishra. I am your SST teacher of class 9th and 10th. I will teach you chapter number 1 of your geography. Now, सबसे पहले हम लोग इस बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि ज्योग्राफी क्या है और ये किसकी स्टडी करती है। दोबारा बता देते हैं कि ज्योग्राफी इज द ज्योग्राफी वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफस। जियो मीन्स होता है आपका अर्थ और ग्राफस मीन्स होता है स्टडी। यानी कि अगर हम ज्योग्राफी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, जियो प्लस ग्राफस, इट मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ की। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर। हमने ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपको समझाया था। आज हम लोग एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी, आपका चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसार में जो भी चीज जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या उनको रिसोर्सेज के नाम से जाने जाता है। ओके, जैसे रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन। रिसोर्सेज शब्द जो है हमारा हिंदी में कहते हैं इसको संसाधन। अब रिसोर्सेज क्या है, एयर क्यों है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए रिसोर्सेज क्या है। पहला पॉइंट है आपका सेटिस्फाई अवर नीड। रिसोर्सेज वही है जो हमारी नीड्स को, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करे। दूसरा, इजीली अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, जो अपने आसपास के वातावरण में हमें आसानी से अवेलेबल हो सके। थर्ड, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जो तकनीकी रूप से सुगम हो, जिसका हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में बना सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं जैसे प्लास्टिक का जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है जिसको कहते हैं पॉलीप्रोपीन, और पॉलीप्रोपीन को हम डिजायर्ड मटेरियल्स में, चाहे आपका स्टूल्स है, आपका चाहे प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, आपके जितने भी यूजफुल मैकेनिकल टूल्स हैं, आपके प्लास वगैरह के हैंडल्स हैं, ग्लव्स हैं, इन सभी में हम उसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी इकोनॉमिकली फीजिबल। यह आर्थिक रूप से भी हमें लाभदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और जो इकोनॉमिकली बिल्कुल भी उसका कोई यूज नहीं है तो वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। ओके, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जो कल्चरली रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल भी हो। अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई रिसोर्स, नेचुरली गिविंग चीज, अगर ये सभी कैटेगरी रखती है तो हम क्या कहलाएंगे, तो हम कहेंगे उसको कि ये आपका रिसोर्सेज है। ओके बच्चों, अच्छा अब आती है बात कि ह्यूमन बीइंग्स एज ए रिसोर्सेज। मनुष्य का, मानव का रिसोर्सेज के रूप में उपयोग कैसे कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग्स क्या है बेटा? ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसोर्स एज दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू यूजफुल रिसोर्सेज। ओके, यानी कि अगर कोई व्यक्तियों को, मनुष्यों को हम क्या कर सकते हैं भैया, मनुष्यों को हम एक रिसोर्सेज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जितनी भी हिंदुस्तान की आबादी है, हम लोग विश्व में दूसरी संख्या में हैं और हम लोग 130 करोड़ हो चुके हैं हिंदुस्तान में। और इस मानवीय आबादी को, मानवीय श्रम को हम एक यूजफुल रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। कैसे बच्चों? कि जैसे मानवीय आबादी को, मनुष्यों को हम रिसोर्सेज में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास वो शक्ति होती है जो अपने आसपास के वातावरण को में प्रेजेंट कोई भी वस्तु को एक महत्वपूर्ण और उपयोगी वस्तु में बदल देती है। जैसे हमारे आसपास जमीन में सोना पड़ा हुआ है, ओके, तो वो सोना किस, जब तक उसको डिजायर्ड शेप में, ऑर्नामेंट्स में या फिर किसी मूल्यवान वस्तु में, कंगन में, हार में, चूड़ी में ना बदला जाए तब तक वो उपयोगी नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जमीन से निकालते हैं,
फिर इसको पिघलाते हैं, गर्म करते हैं और उसके बाद अपने डिजायर्ड शेप में अंगूठी, कंगन, हार इन सभी चीजों में बदल लेते हैं और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इस तरह से बच्चों हमने सीखा कि मनुष्य की आबादी को हम एक रिसोर्सेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने देश की और राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनको इफेक्टिव स्टडी कर सकें। ओके मेरे बच्चों, अब पहला टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन या ऑरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज आर टू टाइप्स। रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, नंबर ए बायोटिक रिसोर्सेज और नंबर बी एबायोटिक रिसोर्सेज। अब बेटा बायोटिक रिसोर्सेज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वे हैं दैट obtained फ्रॉम बायोस्फीयर। वे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से, हमारे आसपास के वातावरण में चारों ओर जो लिविंग चीज है, ओके, इन सभी से मिलते हैं, वो आपके बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। नंबर टू, दे हैव लाइफ, उनमें जीवन होता है। उनमें क्या होता है बेटा? दे हैव लाइफ। एग्जाम्पल फ्लोरा, फौना, फिशरीज, कैटल, ह्यूमन बीइंग्स, ईटीसी। फ्लोरा क्या होता है? सभी प्रकार के पेड़ पौधे। फौना क्या होता है बेटा? फौना होता है सभी प्रकार के एनिमल्स, चाहे आपकी चींटी से लेके हाथी तक। ओके। फिशरीज, इसमें जितनी भी फिशेस हैं, चाहे आपका कार्प फिश हो, लेबियोरोहिता हो, एक्टोकार्प हो, लैंसलेट हो, जो भी हो, जितनी भी मछलियां हैं, और खासतौर से सबसे बड़ी अगर आपकी हो व्हेल मछली, वो भी इसी में आ जाएगी। कैटल्स, जमीन पर रहने वाले जानवर, वो इसी में आ जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स और मानवीय व्यक्ति, ये भी हम लोग आ जाते हैं। ओके। अब आती बात ऑन द बेसिस ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई करेंगे कि वे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बने हैं और जो आपके रॉक्स और मिनरल्स हैं, ये आपके एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज में क्या होता है, इनकी विशेषता होती है दे हैव नो लाइफ, इनमें लाइफ नहीं होती है, बट आपके इकोनॉमिकली और नेचुरली काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। आपके जैसे मिनरल्स हैं, आपके रॉक्स हैं, और मिनरल्स में कई प्रकार के होते हैं आपके आयरन, गोल्ड, कॉपर, कोल, ओके, ईटीसी। अब आ जाती है बात ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, के समय अवधि के बाद उनके खत्म होने की अवधि के कारण उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबिलिटी या फिर उनके खत्म होने के बाद आधार पर उनको रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर वन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनका रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जिनका एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त हो जाते हैं, उगाते हैं। ओके। वो कैसे हैं? कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। वे रिसोर्सेज जिनका यूज करने के बाद हम दोबारा उनका प्रोड्यूस कर सकते हैं दोबारा यूज करने के लिए। ओके। अब वो कौन कौन सी मेथड है? वो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, चाहे वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हो, ये सभी का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी है, उसका हम एक बार यूज कर लें, कल फिर हमें सूरज निकलेगा, कल हमें उसकी एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा आपका विंड एनर्जी, एयर चलती है तो हमें मालूम है कि ब्लोइंग विंड में एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर होती है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज करके टरबाइन चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में
प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वे रिसोर्सेज जिनका यूज एक बार करने के बाद हम उनका दोबारा यूज नहीं कर पाते या फिर इतना अधिक टाइम लगता है उनको बनाने में कि वो उनका समय निकल जाता है। जैसे इनको देख लेते थोड़ा सा कि कैन नॉट बी रिन्यूड और रीयूज, उनको हम दोबारा नया नहीं बना सकते और दोबारा यूज नहीं कर सकते। नंबर 2, टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, उनको वे रिसोर्सेज जो अपने दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके हैं मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ईटीसी। आप लोग जानते ही हैं कि एक कोयले को बनाने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ओके, उसी प्रकार से हम इसकी स्टडी करते हैं। ओके मेरे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स। नंबर 1, ए इंडिविजुअल रिसोर्सेज, बी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, सी नेशनल रिसोर्सेज और डी इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ए रिसोर्सेज ओन प्राइवेटली और इंडिविजुअल्स, अगर कोई रिसोर्स प्राइवेटली किसी व्यक्ति द्वारा या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा रखा जाता है तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आता है। जैसे आपकी शॉप्स, आपका पॉन्ड, आपके द्वारा खरीदी हुई जमीन, ये सभी चीज क्या कहलाती है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। एग्जाम्पल आपके हाउस, वेल, कुआं वगैरह, फील्ड्स, शॉप, पॉन्ड। ओके, नंबर 2 आता है आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज उस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जिसमें एक खास धर्म के लोग या फिर इसी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल करके एक रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उसका रखरखाव करते हैं। ओके, बिलोंग्स टू ऑल मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी, उस समुदाय के सभी लोग उस पे अपना हक रखते हैं और उसका यूज करते हैं। जैसे कम्युनिटी पार्क, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कॉलोनियों में एक पार्क होता है, उस पार्क का रखरखाव वहां के रहने वाले सभी लोग उस मोहल्ले के करते हैं, तो वो आपका कम्युनिटी पार्क कहलाता है और वो कम्युनिटी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल कहलाएगा। ओके, थर्ड आता है आपका नेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी राष्ट्र या देश के अंदर सीमा में रहने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? इसके नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। एग्जाम्पल आपके मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ, ईटीसी। इंडिया के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे वो गुजरात का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, फॉरेस्ट, वाटर, असम से लेकर के मेघालय और यूपी और राजस्थान, ये सभी जितना भी एरिया में जो वाटर वगैरह आता है वो सब नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आएगा। एंड वाइल्ड लाइफ, और जितने भी जंगली जानवर, पेड़ पौधे जो कुछ भी है वो सभी इंडिया की बाउंड्री के अंदर है, वो सब नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। प्लस इसके बाद इंडिया आपको मालूम ही है कि एक कैसा है, 3 तरफ से ओशन से कवर्ड एरिया है, इसलिए वो इसकी बाउंड्री जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ओशन में नेशनल रिसोर्सेज कहां तक फैला हुआ है इंडिया का। कि एन एरिया बिलोंग टू 12 नॉटिकल माइल्स और 22.2 किलोमीटर इन सी अराउंड ए कंट्री इज कंसीडर्ड एज ए नेशनल रिसोर्सेज। भारत का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी के इंदिरा पॉइंट से लेकर के 22.2 किलोमीटर आगे श्रीलंका की तरफ, या फिर आपका इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स, 12 समुद्री मील के एरिया में जितना भी पानी आता है, जितना भी ओशन का एरिया आता है,
जितना भी ओशन की अंदर लैंड आती है वो सभी हिंदुस्तान की सीमा में आती है और वो नेशनल रिसोर्सेस कहलाती है। ओके, एंड अब आती बात बी, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय, जहां पर कई सारे देशों का अधिकार होता है, किसी खास देश का अधिकार नहीं रह जाता है, वो क्या कहलाता है आपका? इंटरनेशनल रिसोर्सेस। एन एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेस। किसी भी देश की 200 समुद्री मील से आगे का एरिया, उसके ऊपर का एरिया ओपन स्पेस एरिया कहलाता है, ओपन ओशन एरिया कहलाता है, इंटरनेशनल एरिया कहलाता है। इस पर किसी भी खास देश का अधिकार नहीं रह जाता। वहां पर सभी देश अपनी अपनी नौकाएं, अपनी अपनी जहाजों के द्वारा चल सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं या फिर किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकते। अगर कोई उनको कैप्चर करता है तो वो उसके खिलाफ काम करेंगे। ओके, 4 पर हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्सेज 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर ए है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, बी है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज, सी है आपका स्टॉक रिसोर्सेज और डी है आपका रिजर्व रिसोर्सेज। अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं पहले वाले रिसोर्सेज की कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है और ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दैट फाउंड इन ए रीजन बट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। ये इस प्रकार का रिसोर्सेज है जिसका जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है लेकिन उसका पूरा यूज नहीं कर पाए हम। उसके बहुत सारे भंडार तो देख लिए हमने लेकिन उसका यूज नहीं कर पाए। एग्जाम्पल आपका विंड एंड सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी गुजरात और राजस्थान बहुत ज्यादा है और लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा हम इनका यूज कर सकें। ओके, तो ये आपकी पोटेंशियल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनको सर्वे किया जा चुका है। ओके, यानी कि हमने क्या किया कि मशीनें लगा करके जमीन के अंदर देख लिया कि यहां से लेके वहां एरिया तक आपका पेट्रोलियम है और इस एरिया से लेके इस एरिया तक आपका कोल है। तो जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है, सर्वे हो चुका है, हमें पता है कि इतने। अब आती बात स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो सारे कर सकते हैं बट डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट। वर्तमान में हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके आधार पर हम उसका यूज कर सकें। एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल। हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस बहुत अच्छी फ्यूल का एनर्जी हो सकती है लेकिन वो शीघ्र ही आग पकड़ लेती है, इतनी जल्दी हो जाती है कि अगर जैसे हम थोड़ा सा भी 1 ग्राम भी जलाएं तो विस्फोट के साथ जलती है। तो हमारे पास अभी प्रेजेंट में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हाइड्रोजन का यूज करके हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन वो स्टॉक रिसोर्सेज में कहलाएंगे। ओके, फ्यूचर में अगर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली तो हम उसका हाइड्रोजन का यूज इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजर्व रिसोर्सेज। वी हैव केप्ट रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमने इस प्रकार के रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए रख छोड़ रखा है। ओके, एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग बाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैम्स। बांधों द्वारा बिजली का निर्माण, उसको हम अभी यूज कर रहे हैं और उसको हमने बना के रख दिया है जिससे कि हम आने वाली जनरेशन को लगातार और निर्बाध रूप से बिना रुके बिजली दे सकें। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमने पढ़ा 4 प्रकार के रिसोर्सेज के बारे में। आप लोग अपनी बुक्स परचेज कर लीजिए, आपकी बुक्स स्कूल में अवेलेबल हो चुकी हैं और डेली पढ़ते रहिए। और आपका असाइनमेंट ये है
ये सभी रिसोर्सेस को आप पेयर कॉपी पर नोट करके हमें अपने नाम और एसआर नंबर के साथ हमें अपनी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। ओके प्यारे बच्चों, बाय बाय।